नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं डॉक्टर कमर चीमा का है और खबर यह है कि रिलायंस डिज्नी टू मर्ज इंडिया मीडिया एसेट्स टू क्रिएट 8.5 बिलियन डॉलर्स डील। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि दो डिज्नी है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, इन दोनों का मर्जर हो चुका है। करीब करीब डील फाइनल हो चुकी है, डील आ चुकी है, खबरें ऐसी आ रही हैं और ये जो डील है वो 8.5 बिलियन डॉलर्स की है। अच्छा, वो आईएमएफ से कितने का बेल आउट पैकेज मिल रहा है पाकिस्तान को? 6 बिलियन डॉलर का ना, 6 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए आईएमएफ से मिलने वाला है। और शायद इन्होंने कहा है कि जी हमें 8 बिलियन चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम आपको 6 बिलियन ही देंगे, और कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। मतलब 6 से 8 के बीच में चल रहे हैं लफड़े। और यहां पर हमारी एक कंपनी है रिलायंस, उसने डिज्नी के साथ डील कर ली, बताइए 8.5 बिलियन डॉलर्स की। अब हंसे नहीं तो क्या करें, और इन्हें कश्मीर चाहिए। ये कश्मीर के लिए हमसे 300 बार लड़ाइयां लड़ेंगे। ये वो अनवारुल हक काकड़ कह रहा था अपने भाषण में कि हम 300 बार कश्मीर के लिए लड़ाइयां लड़ेंगे। चड्डी खरीदने की औकात नहीं है और चलें लड़ने। क्या कहें, इससे आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानियों का माइंडसेट क्या है। अनाज खरीदने को पैसा नहीं है लेकिन लड़ेंगे। तो 76 साल से क्या कर रहे थे भाई? इतनी सारी लड़ाइयां लड़के क्या कर ली तुमने? क्या लिया? आज अपनी हालत देखो, आज हमारी हालत देखो। हम तो तुम्हारे द्वारा लड़ाइयां थोपने के बाद भी कहां हैं और तुम कहां हो? वो कहते हैं ना कि जो दूसरों का बुरा करने निकलता है, ऊपर वाला उसी के साथ बहुत बुरा करता है। अब आप देख लो बुरा किसके साथ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ कि भारत के साथ? मस्त रहो फिर। चलो वीडियो देखते हैं। चीमा जी फिर से परेशान है। दोस्तों, भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो तकरीबन तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें जी एंटरटेनमेंट है, नेटफ्लिक्स है, जापान सोनी है, और इससे पहले जो डिज्नी जो है वो भी मौजूद था। लेकिन हुआ ये है कि जो मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो डिज्नी के जो कंट्रोल है वो लेगी। और ये चीज़ बताती है कि एक तो पहले हम इस पे बात कर चुके हैं कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज़ में वो मौजूद है। और अब ये जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, इसने ये जॉइंट वेंचर शुरू किया है इंडिया का बिगेस्ट ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। और ये एक बड़ा मीडिया पावर हाउस क्रिएट करने जा रहे हैं। और मुकेश अंबानी जो हैं, जो is known as the richest person in India, or he is going to be the senior partner in this deal with the Disney. और ये जो चीज़ बताती है कि जो डिज्नी और रिलायंस है, इनका जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 40 to 45% है एडवर्टाइजिंग में और सारी बहुत सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन ये जो डील है इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, और ये भी हो रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी इस पे कमेंट कर रही है कि शायद इंडिया के अंदर जो कंपनीज आती हैं वो उस तरह बिजनेस नहीं कर पाती जिस तरह लोकल्स बिजनेस को समझते हैं। अब ये आ रहा है कि रिलायंस के जो ओनर हैं उनकी जो वाइफ हैं नीता, वो जो इसके बोर्ड को चेयर करेंगी। और जो डिज्नी के एग्जेक्टिव एडिटर हुआ करते थे, उदय शंकर, वो वाइस चेयर हुआ होंगे इसमें। इसमें अगर देखा जाए, आप सिर्फ रिलायंस को ही देखें तो रिलायंस जो है एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ऑयल रिफाइनिंग है, पेट्रोकेमिकल है, गैस, रिटेल, टेक्सटाइल, बड़ा इनका बिजनेस है इस सेक्टर में। और ये 1950 में ये कंपनी बनी। फिर ये टेक्सटाइल में 60s में चली गई, फिर ये पेट्रोकेमिकल और इस तरह। लेकिन अभी अंबानी जो है वो कहा जाता है कि जो अंबानी साहब के जो वालिद थे 2002 में वो फौत हो गए, और उसके बाद मुकेश जो उनके बड़ा बेटा हैं अनिल, उनका फिर आपस में जारी बात है इश्यूज होते रहते हैं।
और 2005 में ये डिवाइड हो गए। पेट्रोकेमिकल और जैसे वो कहते हैं ना, मुकेश अंबानी ने जो है पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल ले लिया, और जो अनिल थे उन्होंने फाइनेंशियल एंड टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट जो है वो ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो आपको पता है इस वक्त छाए हुए हैं। मुकेश एंड जो फैमिली है, इनका जो घर है मुंबई के अंदर, दैट इज़ नोन एज एंटीला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि उसके हवाले से, और कि उसकी आई थिंक 27 के करीब फ्लोर्स हैं, अंदर वेदर रूम्स हैं, पता नहीं क्या क्या है अंदर वहाँ पे। ऑब्वियसली इज़ अ वेरी रिच मैन। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि दिस इज़ एट द एंड ऑफ द डे द आइडिया ऑफ इंडिया इज़ लाइक दिस, दैट पीपल कम एंड दे मेक बिलियंस आउट ऑफ दिस। ठीक है जी। अब खैर एनी हाउ इस के अंदर ये हो रहा है। तो एंटीलिया जो है, उसका नाम है शायद, एंटीलिया ही नाम है, और वो जहाँ तक मुझे याद है वो शायद दुनिया का सबसे महंगा घर है क्या, या घर था, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में बिलोंग करते हैं मुकेश अंबानी दुनिया भर में। और दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक घर जो है, मुझे लग रहा है कि वो भी है। और 4 या 6 फ्लोर तो सिर्फ पार्किंग के लिए हैं, और एक फ्लोर पे शायद सिनेमा हॉल बना हुआ है, और बड़ी फेमस बिल्डिंग है, छत पे हेलीकॉप्टर उतर सकता है, अपना सिनेमा हॉल है, जिम है। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। जो उनके यहाँ लोग काम करते हैं, जो होम असिस्टेंस में काम करते हैं जो लोग, वो 1-2 फ्लोर ऊपर तो वही रहते हैं शायद। कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं, मतलब जहाँ जहाँ तक मुझे थोड़ा याद आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं। और भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक का घर है भाई, कोई पाकिस्तान के अंटू शंटू टाइप के लोगों का घर नहीं है। कि मुकेश अंबानी जो है वो तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। और ये आप समझ लें कि ये एक बड़ी डील है। लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं भी आई वाज लुकिंग कि ये हो क्या रहा है। तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये समझता है कि जो डिज्नी ग्रुप है वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर सका जिस तरह वो करना चाहिए था, जितनी बड़ी मीडिया मार्केट है, और दे नीडेड सपोर्ट। और ये वो दिस इज़ व्हाट द वेस्टर्न मीडिया इज सेइंग। और डिज्नी अपने जितने भी इंडियन ऑपरेशंस हैं वो मर्ज करेगा रिलायंस के साथ। अब रिलायंस को सारी बात है, एक्सपीरियंस है, और दे विल मेक देयर वे। जैसे मैं बात कर रहा था कि ये तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर है। आप सिर्फ इमेजिन कर लें, दैट्स अ लेसन फॉर पाकिस्तान, कि उन्होंने एंटरटेनमेंट को कितनी बड़ी चीज़ बना के रख दिया आपके सामने। हमने एंटरटेनमेंट क्या करनी है, हमारे तो वो एक खातून है, उस देखें जहालत का तो कोई तोड़ नहीं है ना। एक खातून है, वो दुबई गई, उसने एक ड्रेस खरीदा, उस ड्रेस के ऊपर अरबी के में कुछ हरूफ लिखे गए, एक ही हरफ था, हलवा उसका लिखा हुआ था। हलवा जो है, आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हलवा है वो इज़ अ फूड, लोग खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। ज़्यादा ये मौलवियों के हवाले से मशहूर है कि मौलवी ज़्यादा हलवा खाते हैं। उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था, लोग उसको पढ़ नहीं सके, उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने कुरान मजीद जो है वो किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हमारे यहाँ फॉरेन एंटिटीज़ आएँ, काम करें, इन्वेस्ट करें? हमने तो एंटरटेनमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट है ना, वो हमने स्टेज ड्रामों पे लिया है। तो वही ड्रामा तो अब असलियत में दिख रहा है ना चीमा जी। ये ड्रामे कोई नए नहीं है आपके यहाँ। अब ये जो सब कुछ हुआ, ये ड्रामा जाहिल पने की हद थी ना। कितना बड़ा ड्रामा था ये। बाकी आपके यहाँ ड्रामा तो सियासत में भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा, इस पूरे कांड के बाद, जिस कांड का आपने जिक्र किया, उसमें एक तस्वीर आई है, और वो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में होता क्या आया है और हो क्या रहा है। वो जो पुलिस ऑफिसर थी शहरबानो, और बड़ा जबरदस्त काम किया। मैंने जब
वो वीडियो देखा और वीडियो देखते ही मैंने कहा कि यार इस महिला ने वो काम किया है जो शायद बड़े से बड़ा मर्द नहीं कर पाता उस वक्त, 300-400 लोगों की भीड़ के बीच में, और उन्मादी भीड़ के बीच में, रेडिकलाइज्ड भीड़ के बीच में, जिसमें गोली मारने की बातें कही जा रही थी, जिसमें सर तन से जुदा करने की बातें कही जा रही थी, लोग छुरिया लेकर आए थे कि इसका सर तन से जुदा कर देते हैं, और वो महिला बचा कर ले गई। वो महिला पुलिस ऑफिसर एएसपी बचा कर ले गई उस लेडी को जिसका कोई गुनाह नहीं था, जो बेगुनाह होते हुए भी बेचारी को माफी मांगनी पड़ी। ताउम्र वो इस डर को अपने साथ जिएगी वो महिला। तो जी तस्वीर की बात कर रहा था मैं, तो तस्वीर आई है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो एएसपी शहरबानो से मिले। मतलब वो क्या मिले, मैडम गई थी उनके बुलावे पर मिलने वहां पर। अब आप समझिए कि ये तस्वीर आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या गलत है या क्या गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन एक एएसपी, एक इलाके की एएसपी, उसके ऊपर उनका चीफ होगा, उसके ऊपर उनका डीजीपी होगा, फिर और भी कई सारे होंगे पुलिस वाले, पंजाब से फिर वो अलग पूरे देश, और फिर इसका वो पुलिस का जो स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हायरार्की में देखें तो एएसपी हायरार्की में बहुत नीचे आते हैं, जो रैंक है ना वो बहुत नीचे आता है। मतलब ओवरऑल देखें, अगर मैं ओवरऑल पूरे एज ए नेशन पाकिस्तान की बात करूं तो मैं नहीं कह रहा कि एएसपी कोई छोटा रैंक है, वो उसकी बात नहीं कर रहा। हायरार्की में आप देखेंगे तो मतलब एक पूरे पाकिस्तान का चीफ होगा पुलिस का, उसके अंडर उसका डिप्टी होगा, फिर स्टेट्स के हेड्स होंगे, फिर स्टेट्स के नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट के हेड्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट के नीचे फिर आपके थाने के हेड्स होंगे, फिर आता है वहां पे, ठीक है। तो वो आसिम मुनीर से मिलने गई, और ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान किसका है और पाकिस्तान का कंट्रोल किसके पास है। वरना भाई इतना होता है, हमारे उधर ऐसा कुछ होता है तो भाई डीजीपी या आईजी उनको मिलते हैं और बधाई देते हैं, हद से हद चीफ मिनिस्टर के पास वो जाएंगे मिलने और वो थोड़ा बहुत हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे आर्मी चीफ के पास कोई जाए, वो भी सिविलियन इदारा जो है, पुलिस जो है वो सिविलियन इदारे को देखती है ना, वो जा रही है वहां पे मिलने। तो ये तस्वीर नहीं है, ये मैसेज है कि देखो कंट्रोल किसका है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मेरा एंगल समझिए। कभी जब हम बात करते हैं कि यार ये पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट क्यों नहीं है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी एंटरटेनमेंट है, जो सारा टाइम मीडिया पे होता है। इवन के जो पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट के शोज़ हैं उनके अंदर भी पॉलिटिक्स है। मिसाल के तौर पे एक जियो, एक बहुत पाकिस्तान का बड़ा चैनल है, मैं उसके शो का नाम देख रहा था, उसका शो का नाम था हारना मना है। अब रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, और इलेक्शंस में क्या हुआ है कि हर बंदा जीत रहा था, और जिसको जीतना था वो जीतना। अपोजिशन ये कह रही है कि जी हमें हराया गया। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अपने शो का नाम ही रख दिया कि हारना मन है। अब कराची के अंदर एक पार्टी एमकेएम, उस पार्टी को इसलिए वो कहा जाता है कि उनको इतनी सीटें दी गई कि उन्होंने मजाक में बना कि बस करो, हमें और सीटें नहीं चाहिए। सो जस्ट अ पॉइंट इन दिस में। सो क्वेश्चन ये है, जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि हमने तो अपनी एंटरटेनमेंट तबाह कर दी, इंडिया ने अपनी एंटरटेनमेंट को आज़ाद रखा है, ठीक है। इसीलिए नहीं, आपने अपनी एंटरटेनमेंट तबाह नहीं की है, आपने अपना एंटरटेनमेंट शिफ्ट कर दिया है। आपने मतलब रील वाले एंटरटेनमेंट को रियल में लेके आए हैं। मतलब फिल्मी पर्दे और टीवी और पर्दे पर जो एंटरटेनमेंट होती है उसको आप असल जिंदगी में उतार लाए हैं सर। वरना वो जो रावलपिंडी के कमिश्नर थे, वो जो पूरा उनका एपिसोड हुआ, पहले सुनवा देता हूं दर्शकों को, उनको बात समझ में आएगी कि मेरा एंगल क्या है। सुनिए पहले। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरे लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ।
और साथ आपको बता रहा हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक हैं। कमिश्नर किसके साहब, कहने पे सब आपका कुछ बहुत होता बड़ा रहा? कमिश्नर ये साहब, इतना सब कुछ जो हुआ आखिर किसके कहने पे होता रहा? आपके ऊपर क्यों कोई प्रेशर दबाव देते था? हैं? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका जमीर जाग गया? सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल क्या हैं, पुलिस उनको भी भी शामिल है? सजा पुलिस उनके भी नाम शामिल है? बताएंगे जो लोग तो ये ड्रामा जो हुआ सारा, इस ड्रामे से बेहतर ड्रामा कोई भी टीवी पर किसी भी सिनेमा में नहीं आ सकता चीमा साहब। ये रियल ड्रामा था। ड्रामा नहीं कहूंगा, मतलब ये रियल था, इसमें कोई ड्रामा नहीं था। इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट आप सोचिए, पाकिस्तान में ये कांड हुआ और हम यहां पे एंटरटेन हो रहे थे उसको देख देख कर, हम हंसे जा रहे थे, हम मजे ले रहे थे कि यार चल क्या रहा है पाकिस्तान में। आप सोचिए कितनी बढ़िया इंडस्ट्री बनाई है पाकिस्तान में। ये क्या झूठ मूठ कैमरा से शूट करो जी, स्क्रीन पे प्ले लिखो, स्टोरी लिखो, प्रचार करो, प्रमोशन करो, हीरो हीरोइन तलाशो। ना 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 ना, पाकिस्तान वाला फॉर्मूला सबसे बढ़िया है, रियल लाइफ एंटरटेनमेंट। तो रावलपिंडी के कमिश्नर जो किया, दैट इज रियल लाइफ एंटरटेनमेंट। इससे बेहतर एंटरटेनमेंट और नहीं हो सकती भाई साहब। कोई है माइक वाला स्क्रिप्ट राइटर जो ऐसी स्क्रिप्ट लिख दे? कोई है कैरेक्टर जो रावलपिंडी के कमिश्नर का किरदार निभा दे? इसीलिए ये $28 बिलियन की मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर है, ये वाला। ये सिर्फ और जापान सोनी, इंडिया का जी एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, ये सारे डिज्नी, और ये अभी अंबानीज भी बीच में आ गए हैं। सो ये आप देखें कि ये जब रिलायंस और डिज्नी जो है, इनके जो मर्ज एंटिटी है, इनके पास 120 चैनल्स होंगे, 2 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे, प्लस टीवी एंड स्ट्रीमिंग क्रिकेट राइट्स होंगे, जो जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उनकी अपनी, आपको पता है ये इनकी जो कंबाइंड एंटिटी है, ये स्पोर्ट्स का तो शोर मचा देगी, ठीक है। और दूसरी ये है कि इसकी वजह से ये मोनोपलाइज भी कर लेते हैं एट टाइम्स। देखिए अब रिलायंस को क्या हुआ है कि वो उनकी जो नेगोशिएटिंग पावर है एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। और उनकी अपनी क्रिकेट टीम भी है। सो ये आप देखें कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि दे आर इन एडवांटेजेस पोजीशन। हमने अपनी एंटरटेनमेंट को ख़राब कर दिया। हम अगर ड्रामा लगता है, फिल्म लगता है, तो हम कहते हैं ये बुराई है, ये गलत हो रहा है, इसके अंदर फहाशी व उरयानी है, ये बंद होना चाहिए। और अगर हमने वो फिल्म को वैसे बंद कर दिया और अगर आए तो स्टेज ड्रामे पे आ गए, जो कि इंतहाई लच्चर और स्टूपिड किस्म की जो एंटरटेनमेंट थी, जिसका मैं समझता हूँ पाकिस्तान की यूथ के बहुत सख्त नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सख्त नुकसान हुआ है। सो इंडिया ने तो अपनी एंटरटेनमेंट को फिल्म में रखा, एंड द फिल्म हैज़ डन सो मच ग्रेट। फिल्म ने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है उनकी। और देखिए उनकी जो बॉलीवुड है, दैट बिकेम इट्स सॉफ्ट पावर, ठीक है जी। अब ये देखिए ना, ये चीज़ें हैं गो के, जैसे मैंने बताया कि जो बाहर से कंपनीज इंडिया आ रही हैं, उनके अपने मसले मसाइल हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो डिज्नी है, एक बड़ा यूएस एंटरटेनमेंट का जायंट है, ठीक है जी। इसकी जो मर्जर वैल्यू है इंडिया के अंदर बिजनेस में, ये जो है वो 3 बिलियन हो गई है। और कहा जाता है कि 2019 में जब इन्होंने ये डील की थी तो ये $15 बिलियन की थी। अब इस वक्त कहा जा रहा है कि जो डिज्नी की जो वैल्यू है इंडियन के अंदर एसेट्स के अंदर, वो $4.3 बिलियन है। बट दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर इंडिया एज वेल, इन अ सेंस कि जो बाहर से लोग आते हैं, दे कांट अंडरस्टैंड द लोकल बिजनेस मॉडल, ठीक है। आप लोकल बिजनेस मॉडल नहीं समझ पा रहे, एंड आप यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द बिजनेस, लोकल बिजनेसेस। आप लोकल बिजनेसेस के साथ उनके बगैर, उनकी पार्टनरशिप के बगैर यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अब दुनिया की, आपको पता है डिज्नी दुनिया की बिगेस्ट कंपनी है वर्ल्ड। तो चीमा जी, यही तो स्ट्रैटेजी है।
जब वो खुद अकेले आके बिजनेस कर सकते हैं तो हमारी उन्हें क्या जरूरत रहेगी? हम तो उनके लिए जीरो हो जाएंगे ना। हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं। बिना हमारे उसमें शामिल हुए आप बिजनेस नहीं कर सकते। हमारे लोगों की बात है ना, हमारे देश की बात है ना, हमारे लोगों को रोजगार चाहिए ना। आप इन्वेस्ट कर रहे हो ठीक है, हमारे बंदे कहां जाएंगे? ये उनको समझ नहीं आती है। ये हमारे यहां से बिल्कुल क्लियर कट है। विदाउट लोकल बिजनेसमैन या बिजनेस ग्रुप या कंपनीज के आप अपनी कंपनीज सिंगल हैंडली नहीं कर सकते। यहां पर ये पॉलिसी है हमारी। आपको एक इंडियन पार्टनर बनाना पड़ेगा, उसकी शर्तें हैं सर। आपकी तरह नहीं है हम कि बस जेब गरम कर दो और जो चाहे फिर आके कर लो पाकिस्तान में। ये भारत है सर। भारत की सोच वहां से शुरू होती है जहां पूरे पाकिस्तान की सोच बंद हो जाती है। मतलब कोई मेरे इलाके में आएगा और बिना मेरे उसके वो अपना काम धंधा चालू कर लेगा और फिर पूरे इलाके पर कब्जा कर लेगा। कैसे? इसमें तो उसका भला है ना, मेरा क्या भला है, मेरे देश का क्या भला है? और भारतीयों से बिजनेस, और वो भी गुजरातियों से बड़ा बढ़िया बिजनेस कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में गुजरातियों से बड़ा बिजनेस माइंड किसी का नहीं हो सकता। तो रिलायंस जो है वो गुजरातियों का है, ऐसा नहीं कर सकता कोई। वर्ल्ड के अंदर $200 बिलियन वर्थ है इसकी। और अब दुनिया की ये $200 बिलियन की कंपनी है। मैंने भी देखा हुआ है डिज्नी को चीज़ें, कुछ अमेरिका में और कुछ यूरोप में। तो वाकई पूरी दुनिया जो है वो डिज्नी को अहमियत देती है इन टर्म्स ऑफ कार्टून्स और बहुत कुछ है। हमारे हर घर की वो स्टोरी है। अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर वो आए हैं, वो काम उस तरह नहीं कर सके, या वो जैसे कहते हैं ना कि उनको समझ नहीं आई कि चीज़ें कैसे करनी थी। लेकिन इंडिया एक इम्पॉर्टेंट की मार्केट है। और उन्होंने एक और इंडिया के जो रिलायंस है उन्होंने एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड को चुना है। और इसका जारी बात है अंबानीज को ये फ़ायदा है। जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं उनको ये एडवांटेज ज़रूर होता है कि वो जब इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो उस वक्त उनकी भी मार्केट वैल्यू उठती है, और जो बाहर से आए होते हैं, जो इंटरनली चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होते, उनको जो इंटरनल बिजनेस डायनामिक्स है उनको समझाने में मदद करते हैं। कहा जाता है कि जब रिलायंस जो है वो अंबानी साहब के फादर ने 1958 में शुरू किया तो एक ट्रेडिंग शॉप थी सिर्फ, जैसे मैं पहले थोड़ी देर पहले आपको बता रहा, पॉलिस्टर फाइबर वगैरह। फिर ये पेट्रोकेमिकल्स और बड़े लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी बनी, और जिसे वो कहते हैं ना जमुनानगर में। और फिर टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑल दैट, लो कॉस्ट मोबाइल नेटवर्क लेके है। जियो जो इनका एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा मशहूर है। कहा जाता है कि इस वक्त दुनिया का 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क है। फिर जियो सिनेमा, क्योंकि जियो सिनेमा मैं तरस गया हूँ कि कोई पाकिस्तानी जो है उसने सिनेमा में इन्वेस्ट किया हो। और अगर सिनेमाज पाकिस्तान में बने तो पीछे मूवीज़ कोई नहीं है। फिर हमने क्या किया कि हमने इंडियन मूवी बंद कर दी, जो कि सबसे बड़ी गलती थी हमारी, क्योंकि हमने पॉलिटिक्स को कल्चर और उससे कर दिया। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा था कि इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बन रही थी जो कि जारी बात है पाकिस्तान के हवाले से उसमें कंटेंट था जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास दे हैड नो चॉइस बट टू स्टॉप दोज मूवीज़। तो इसमें ये होता है कि अगर वो मूवी जो है वो आप समझते हैं कि आपके खिलाफ बनी है तो आप उसको छोड़ दें, आप दूसरी मूवीज़ लेनी शुरू कर दें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस। आप अपने लोगों को ये नहीं कह सकते। मैं रिसेंटली मुझे किसी बंदे ने बताया कि फिल्म देखने चलें, तो मैं कुछ 6-8 महीने पहले, साल पहले शायद, एक सिनेमा गया इधर रावलपिंडी में। इंटरेस्ट में खाली पड़ा हुआ था, कोई 50 लोग होंगे टोटल या 70 लोग होंगे। ठीक है जी, वो भी इट वाज अ गुड मूवी। पता नहीं कोई हिंदी मूवी थी, इंडियन हिंदी मूवी थी। चलिए सर, तो बात हो गई पूरी पूरी, करीब करीब इतनी बात समझ में आ गई कि चल क्या रहा है। पाकिस्तानियों की यही तो प्रॉब्लम है, वो थॉरो जो है ना वो पढ़ते नहीं है, एनालाइज नहीं करते चीज़ों को।
वो बस पहले काम करेंगे और फिर उसके रिजल्ट की चिंता बाद में करेंगे। छोड़ो यार, देखी जाएगी। यही काम आपने अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ किया। और वैसे भी सिनेमा होना तो हराम है ना। कहाँ आप लोग सिनेमा होने के चक्कर में पड़े हैं सर? सिनेमा होना बंद करवाइए सब कुछ यार, ये क्या मतलब? हाँ, अब अगर आपने कहा कि आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस, बिजनेस की समझ तो नहीं है सर पाकिस्तान को। अगर बिजनेस की समझ होती तो इमरान खान को क्या जरूरत थी ट्रेड बंद करने की? अगर इतनी ही समझ होती तो लड़ाई तो हमारी चाइना से भी चल रही है ना। चाइना से हमारा ट्रेड बंद हो गया क्या? नहीं बंद हुआ। चाइना और अमेरिका की भी लड़ाई चल रही है, ट्रेड बंद हो गया क्या दोनों के बीच में? अभी भी चल रहा है ट्रेड। लेकिन पाकिस्तानियों की बात समझ नहीं आई, क्योंकि जब मजहब की अफीम जो चाटी हुई है ना, उसका असर है ये, समझ नहीं आता। आपका प्रोसेसर है सेलेरॉन, आज से 20-25-30 साल पुराना, और दुनिया इधर पहुंच गई है i9 पर, नॉर्मल बात कर रहा हूं, और आपके पास है वही सेलेरॉन टाइप में जो विंडोज 95 वाले सिस्टम में यूज होती थी, यूज होता था प्रोसेसर। तो वो जब वो प्रोसेसर जब यूज किया जाएगा आज के जमाने की चीजों को प्रोसेस करने में, तो प्रोसेसर किसी काम का नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा, वो क्रैश हो जाएगा। सेम थिंग फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रैश हो गया, प्रोसेसर पुराना है। यहां पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो नहीं है, आपका प्रोसेसर वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि कैसे प्रोसेस करूं मैं इसको, मेरे पास वो काबिलियत ही नहीं है, क्रैश हो गया। भारत लगातार अपग्रेड होता गया, भारत ने प्रोसेस कर लिया, क्या करना है। और हमने हमेशा से किया, 1947 से किया हमने चीज़ों को प्रोसेस। चाहे हमने IITs बनाए, चाहे हमने IIMs बनाए, चाहे हमने अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हमने इंस्टीट्यूट्स बनाए कई सारे, तो धीरे धीरे ये सारे प्रोसेसर अपग्रेड हुए हैं ना। तो आज उसका रिजल्ट दिख रहा है कि आज सुंदर पिचाई अल्फाबेट के मालिक बन के बैठे हुए हैं, मालिक मतलब CEO बन के बैठे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट में भी हमारा बंदा है। अभी एक और खबर आई है, स्नोफ्लेक स्नो समथिंग कुछ इस कंपनी का, वो उसका भी अब CEO जो है वो इंडियन बन गया। वो भी ठीक ठाक कंपनी है। वो खबर मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगा, कहीं तो मैं पढ़ रहा था, हल्की से मेरी नजरों के सामने से गुजरी, तो आप देखिए, तभी तो इंडियंस आ गए हैं। और रही बात डिज्नी की, रिलायंस की, तो देखिए कोई भी आगे बढ़ना चाहता है, और नो डाउट भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है हर किसी के लिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट की बात हो, चाहे वो टीवी की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज की बात हो, मार्केट साइज ह्यूज है। तो पोटेंशियल है इस मार्केट में, और चूंकि कमाई बढ़ रही है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, यानी कि लोगों की कमाई बढ़ रही है, तो लोग खर्च ज्यादा कर सकते हैं। मेरे गांव में मैं कई ऐसे लड़कों को जानता हूं जो नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करके पैसा देके देखते हैं गांव में। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर तभी बढ़ती है जब आपकी जेब में पैसे हों, और वो जेब में पैसे आ रहे हैं। जो मेहनत भारतीय कर रहे हैं उनकी जेब में पैसे आ रहे हैं, वो चीजें खरीद रहे हैं, उस लिहाज से देखते हैं। तो चीमा जी घबराइए मत, अभी तो आपको ऐसी और भी कई सारी खबरें आनी हैं जिनके बारे में आपको दर्शकों को बताना है। और हम आपका चेहरा भी पढ़ते हैं कि कैसे जब आप ये बता रहे होते हैं कि भारत ने $8.5 बिलियन की डील कर ली है, तो आपके अंदर की भावनाएं आपके चेहरे पर भी आ जाती हैं, जो आप फील कर रहे होते हैं उस वक्त। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको क्या कहना है इस डील पर, और चीमा जी के बारे में, और पाकिस्तान के बारे में। कमेंट जरूर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।